हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि सिंह क्रैश कोर्स आसान है। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसका मेथड क्या होता है, कितने तरह के मेथड होते हैं, मेथड को किस किस नाम से बुलाया जाता है, और एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल भी करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है, कंसेप्चुअल होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तभी जा कर के आप लोगों को समझ में आएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डेप्रिसिएशन क्या होता है? Depreciation, permanent and continuing diminutions in the quality and quantity of a value of an asset। जब भी कोई हम लोग एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट का क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, हमेशा क्या होता है, डिक्रीज़ होते रहता है, डिक्रीज़ होते रहता है। क्यों डिक्रीज़ होते रहता है? अब सपोज़ कीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने एक फ़ोन ख़रीदा, ठीक है। अब वो फ़ोन आपने 1 साल यूज़ कर लिया। अब 1 साल यूज़ करने के बाद अगर आप उसी फ़ोन को सेल करना चाहेंगे तो आपको क्या वही अमाउंट में मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? अच्छा, पहली बात तो ये आती है कि सेल क्यों करेंगे? इसलिए सेल किया जाएगा क्योंकि उसका जो क्वालिटी है पहले से कुछ चेंज हुआ होगा जो आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, इसी वजह से वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ है, क्वालिटी में उसका कमी आ गया है, डिमिनिशन हो गया है, क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो गया है पहले से। और क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी में, जितना अमाउंट में एंटरटेनमेंट आप लोगों को उस फ़ोन से मिलता था, शायद उसका थोड़ा सा वो भी कम हो गया हो, ठीक है, या हो सकता है मेमोरी फुल हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया हो फ़ोन में। वैल्यू तो उसका, मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली कम होगा ही, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल के संग आई होप ये क्लियर हो, ठीक है। इसको एक और तरीका से हम लोग समझेंगे। Depreciation is a measure of the exhaustions of the effective life of an asset from any cause during a given period। ठीक है। अब ये क्या होता है ना, जब भी कोई हम लोग एसेट खरीदते हैं तो उसका एक एस्टिमेटेड लाइफ होता है, ठीक है। अब वो लाइफ का भी जो ड्यूरेशन है वो भी ख़त्म होता है। तो वो धीरे धीरे जब ख़त्म होने लगता है तो वो भी एक तरह का डेप्रिसिएशन ही हो रहा है, कम होते जा रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, उसका लाइफ कम हो रहा है, तो वो डेप्रिशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? एसेट जो है हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेप्रिसिएशंस एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसी से जुड़ा हुआ, इसी का हूबहू, इसी के तरह जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है डेप्रिसिएशन। जो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है उसके बारे में। डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट ड्यू टू देयर यूज इन बिजनेस, एफ्लेक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। सो डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा टैंजिबल फिक्स एसेट का होता है। टैंजिबल फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है? वो एसेट जो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है। सॉरी। जब उसका बुक वैल्यू डिक्रीज हो जाता है टैंजिबल एसेट का, कैसे होता है कम? अगर हम लोग, अभी मैंने बताया, ऊपर में एग्जांपल मैंने दिया कि जब हम लोग उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत दिन तक यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से वेयर एंड टेयर होता है, या फिर क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर वो अगर कोई मशीन है तो उतना तरीका का वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ रीज़न होता है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। ऑब्सोलेंस हो जा रहा है, मतलब कि वो मशीन जो है वो ओल्ड हो जा रहा है, बहुत पुराना हो गया, 10 साल 20 साल का, तो वो उतना प्रोडक्टिव थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो वो डेप्रीशिएट हो जाता है। तो डेप्रीसिएशन टर्म हम लोग हमेशा टैंजिबल फिक्स एसेट के लिए यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर? ओके। नाउ डेप्लेशन। डेप्लेशन का भी मतलब वही होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे। When natural resources are extracted or exhausted, their stock value is reduced। जब नेचुरल रिसोर्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है तो उन लोगों का जो स्टॉक वैल्यू है वो कम, वैल्यू जो है, जो शेयर मार्केट में उसका वैल्यू होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अब हम लोग नेचुरल रिसोर्स के, जब भी हम लोग नेचुरल रिसोर्स का टर्म यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे? डेप्लेशन, ठीक है। डेप्लेशन
और डेप्रिसिएशन का मतलब सेम ही है, लेकिन हम लोग वर्ड अलग अलग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, सो एमोटाइजेशंस। अब एमोटाइजेशन क्या है? एमोटाइजेशन का भी मतलब डेप्रिसिएशन ही होता है, लेकिन किसका डेप्रिसिएशन, किस चीज़ का डेप्रिसिएशन को हम लोग एमोटाइजेशन बोलते हैं? इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। इनटैंजिबल, अभी टैंजिबल मैंने बताया, टैंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटैंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते, बस हम लोग को पता होता है कि हाँ है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में आप लोग अवेयर है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्या है ये सब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। और अगर कोई सा भी क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं यूज़ करके एमोटाइजेशन वर्ड का ही यूज़ करेंगे, राइट। ओके, ये चौथा टर्म हमारा है ऑब्सोलेंस। ठीक है, अब इट रेफर्स टू डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ऑफ द एसेट ड्यू टू इनोवेशन और इम्प्रूव टेक्निक, change in the test or fashion, or inadequacy of the existing asset due to improved demand। तो बेसिकली ये होता क्या है? ऑब्सोलेंस मतलब होता है कि पुराना हो जाना, पुराना हो जाना। ठीक है, जब भी कोई एसेट, सपोज़ कीजिए पहले जो ज़ेरॉक्स मशीन था, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पहले का ज़ेरॉक्स मशीन काफ़ी हेवी हुआ करता था। ठीक है, और उसमें उतने सारे फीचर्स भी नहीं थे जो अगर अभी आप देखें, कोई भी अगर आप टेलीकम्युनिकेशन के शॉप में आप जाते हैं तो वहाँ पे होता है ये सब। ठीक है, तो अभी बहुत ही अलग तरीक़ा का एक ज़ेरॉक्स मशीन आ गया, ना ही वो इतना हेवी होता है, बल्गी होता है, ना ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, लेकिन काम वही करता है, इनफैक्ट उससे भी अच्छा काम कर रहा है। तो क्या हुआ है? इनोवेशन हुआ है। ठीक है, तो इनोवेशन की वजह से वो जो ओल्ड मशीन था उसका जो डिमांड है वो एकदम ही ख़त्म हो गया है और उसकी जगह इम्प्रूव डिमांड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग ऑब्सोलेंस बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। क्या क्या फैक्टर होता है जिसके वजह से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है? तो एक है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में यहाँ पे सारा एक्सपेंस आता है एसेट का। लाइक अगर आप एक एसेट खरीद रहे हैं, सपोज़ एक आपने कार खरीदा, या फिर सपोज़ कीजिए आपने वॉशिंग मशीन खरीद ली अपने घर के लिए। ठीक है, अब वो तो एक एसेट हो गया। अब उसका ओरिजिनल कॉस्ट आप कैसे जोड़ेंगे? आपने वॉशिंग मशीन खरीदा सपोज़ 20,000, अब वो आप तो खुद वहाँ से नहीं लेके आ पाएंगे ना, इतना हेवी होता है। ठीक है, तो जो सर्विस प्रोवाइड वहाँ करते हैं उन लोग आपके घर में आएंगे, इंस्टॉल करके जाएंगे, तो वो जो पैसा इंक्लूड हो रहा है, इंस्टॉलेशन फीस लग रहा है, फ्रेट लग रहा है उसको कैरी करने के लिए, ठीक है, ये सारा ओरिजिनल कॉस्ट में जुड़ जाता है और फिर उसी से हमारा एसेट का कॉस्ट बनता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है, तो जनरली जब क्वेश्चन आता है डेप्रिसिएशन का तो कभी कभी उसमें ये भी लिखा रहता है कि मशीन का कॉस्ट इतना है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इतना है, फ्रेट इतना है, कैरेज इतना है। ठीक है, सारे अमाउंट्स दिए रहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? सारा ऐड करना पड़ेगा, पहले ओरिजिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसमें से फिर स्क्रैप वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपका एस्टिमेटेड लाइफ से। तो आइए जानते हैं हम लोग कि स्क्रैप वैल्यू किसको बोलते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू का जो मतलब होता है, जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो क्या होता है? कबार। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कबार। होता है ना, कबाड़ी वाले आते हैं हमारे घर में, जो हम लोग सामान यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाता है, तो उसको वो सामान हम लोग दे देते हैं कबाड़ी वाले को, और कुछ हम लोग को उसके बिहाफ में पैसे मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कोई एसेट हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो स्क्रैप वैल्यू होगा। अब वही स्क्रैप वैल्यू को एस्टिमेट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, द एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। अब ये क्या होता है? रेसिडुअल वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ टू द फर्म। अब जो फर्म है वो रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करता है कि अगर ये मशीन 10 साल तक चला, उसके बाद अगर इसको हम बिक्री करते हैं
तो हम लोग को कितना स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कि हम लोग कितना, तो जो हम लोग का अमाउंट निकालना होता है डेप्रीसिएशन के लिए, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, जो कॉस्ट है हमारा और जितना हम लोगों ने एस्टिमेट किया है स्क्रैप वैल्यू, उसको लेस कर देंगे तो हमारा अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ आ जाएगा। ठीक है, अब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिजिकल लाइफ ऑफ एसेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट मे स्टिल एग्जिस्ट फिजिकली बट may नॉट बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो बेसिकली देखिए जो हम लोग मशीनरी का डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो क्या होता है बेसिकली, डिप्रिसिएशन क्यों निकाला जाता है, वो इसलिए निकाला जाता है कि देखिए जब मशीन हम लोग खरीद रहे, कोई एसेट हम लोग खरीद रहे, पहली बात तो उसमें हम लोग का बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक बार में इतना सारा अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग का बैलेंस शीट में बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। तो उसके लिए हम लोग को, जब हम लोगों ने एक्सपेंस किया है तो उसका हम लोग को प्रोविज़न भी करना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रोविज़न के ही तौर पे ये डिप्रिसिएशन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये डेप्रीसिएशन जब हम लोग दे रहे, बेसिकली डेप्रीशिएशन तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप जो 10% डेप्रीशिएशन लगा रहे हो मशीन पे तो आपका जो वैल्यू है वो घट रहा है। ठीक है, लेकिन आपका तो मशीन वैसे का वैसे ही है, वो फिज़िकली तो एग्जिस्ट ही हो रहा है ना, फिज़िकली तो वो है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो कम हो जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्या होता है, वो एसिड जो है हम लोग के पास तो फिज़िकली वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट उसका कैपेबिलिटी जो है गुड प्रोड्यूस करने का, वो मतलब कि प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। या तो उसमें लेबर क्या ही लगेगा, मशीन है तो तब भी लगता है हैंडलिंग करने के लिए। ठीक है, मशीन को, या फिर उसमें जो कॉस्ट लगाया जा रहा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ बोलते हैं, जो एक्चुअली हम लोग मानते हैं कि इतना साल तक वो चलेगा, लेकिन इतना साल के चलने के बाद भी वो एसेट रहता है पर उससे उतना ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो किस तरह से चार्ज करना है। देखिए यहाँ पे, इफ़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ गिवन विद द वर्ड पर एनम, एग्जाम्पल 15% पर एनम, तब हम लोग क्या करेंगे, तब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सपोज़ कीजिए ये 15% दिया है, ठीक है, और पर एनम भी दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन हम लोग मशीन लिए हैं, द डेट ऑफ एक्विजिशन इज़ गिवन, और जिस दिन मशीन लिए हैं उस दिन का डेट भी दिया रहेगा। ठीक है, तो उस दिन का डेट से टिल जब तक हम लोग का ईयर एंड हो रहा है तब तक का हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए आपने मशीन खरीदा जुलाई में, ठीक है, और आपका ईयर एंड है आपका दिसंबर, तो जुलाई से अगर दिसंबर हम लोग काउंट करेंगे तो कितना होगा 6 मंथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज 2 लाख रुपीज़ आपका मशीन का प्राइस है, कॉस्ट है। ठीक है, 2 लाख इंटू 15% इंटू 6/12 हम लोग को करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का डिप्रिसिएशन निकलेगा। और इन केस अगर 15% ही दिया है, पर एनम नहीं दिया है, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनने वाली बात है, एकदम ध्यान से, पर एनम नहीं दिया है, अगर सिर्फ 15% दिया है तो होल ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन ही नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर अलग से मेंशन करता है तो कर देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर 15% ही सिर्फ दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फुल ईयर का निकालेंगे। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं करवा रही हूँ अभी। देखिए, कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज़ 1,20,000, स्क्रैप वैल्यू इज़ 20,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ 10 years। 10 years का उसका लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू है 20,000 और कॉस्ट ऑफ एन एसेट है 1,20,000। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब देखिए ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होल अपन यूजफुल लाइफ, तो अमाउंट हम लोग का दिया है, ये ब्रैकेट में मैंने लिख लिया क्योंकि रुपीज़ में था, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। 1,20,000 माइनस 20,000 होल अपन 10, तो आ जाता है हम लोग का कितना, 10,000। तो ये हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन निकल गया, एनुअल डेप्रिसिएशन। और एनुअल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मेथड का मतलब ये होता है कि सपोज़ कीजिए अगर क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड आपको मेंशन कर दिया है, तो ये जैसे 10,000 निकला, ठीक है, तो 10,000 10,000 करके आपका हर साल डिप्रिशिएट होगा।
ठीक है, हर साल आप डेप्रिसिएशन कितना का लगाएंगे, 10,000 ही लगाएंगे। तो आगे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वीडियो में बने रहिए। और चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड कितना होता है। मेथड है बहुत सारे, ठीक है, लेकिन हमारे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सिर्फ ही 2 पे ही रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 मेथड ही यूज़ करते हैं। एक है SLM, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है WDV, इसका मतलब है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब किस किस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड आपका। या तो बोल देगा फिक्स परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ठीक है, सिर्फ इतना ही बोलेगा, या फिर बोल देगा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और या फिर बोल देगा स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये तीनों नाम का मतलब एक ही होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये कुछ भी आप लोग को, लेकिन इसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो फिक्स परसेंटेज मेथड भी अगर बोले तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, और स्ट्रेट लाइन मतलब तो है ही स्ट्रेट लाइन, राइट। अब WDB को क्या बोला जाता है, देखिए फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला जाएगा, या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोला जाएगा, या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये तीनों नाम से रिटन डाउन वैल्यू मेथड को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो तीनों में से कुछ भी बोले, आप लोगों को आग बंद करके WDB मेथड को ही फॉलो करना है, और उसी के थ्रू सम्स भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद एग्जाम्पल में दिखाती हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए एक मशीन आप लोगों ने ख़रीदा है, ठीक है, उसका कॉस्ट है 1,50,000, ठीक है। अब 10% डेप्रिसिएशन उसमें बोला है ओरिजिनल कॉस्ट पे एवरी ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब 10,000 का डेप्रिसिएशन लगे, सॉरी 1,50,000, 1,50,000 का 10% डेप्रिसिएशन अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे देंगे तो हम लोग का कितना होगा, 15,000, ठीक है। अब वही 15,000 हम लोग हर साल वही 15,000 ही 1,50,000 से माइनस करते रहेंगे हर साल। मतलब सपोज़ कीजिए पहला साल आप लोगों ने 1,50,000 लिखा माइनस 15,000, तो उसका अमाउंट बच के आया 1,35,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लगा, लेकिन इस बार किस पे लगेगा, 1,50,000 पे नहीं, इस बार तो 1,35,000 पे ही लगेगा ना, क्योंकि 1,50,000 में से 15,000 तो माइनस हो चुका है, एक साल का तो डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो सेकेंड ईयर का लगेगा 15,000, लेकिन 1,35,000 पे, ठीक है। तो 15,000 लग गए तो आए कितने, 1,20,000 बचते हैं सॉरी। और नेक्स्ट में मतलब थर्ड ईयर में क्या होगा कि आपका 1,20,000 पे 15,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हो। चलिए एक एग्जांपल में दिखा देती हूँ यहाँ पे, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बने रहिए, ठीक है। राम ब्रोस परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,40,000 and spent 10,000 on its installation. The firm writes off depreciations at 10% per annum of the original cost every year. Show how to calculate depreciation for 3 years. ओके, तो ओरिजिनल कॉस्ट पहले हम लोग को निकालना है कि क्या होगा। कॉस्ट दिया है, तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारा क्या है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन। तो कॉस्ट हमारा कितना था, 1,40,000, ठीक है, प्लस 10,000 हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस था। तो इन दोनों को ऐड करके हम लोग को आया 1,50,000। अब डेप्रिसिएशन बोला है निकालने 10% पर एनम। मैंने क्या कहा, पर एनम दिया, लेकिन यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया है, तो फुल ईयर का ही हम लोग मान के चलेंगे। अगर डेट दे देता, ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन कब उन्होंने ख़रीदा है, तब हम लोग डेट के हिसाब से करते, ठीक है। और अभी डेट नहीं दिया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फुल ईयर का निकालेंगे। तो 1,50,000 का 10% आता है 15,000। अब देखिए डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है यहाँ पे। ये हमारा मशीनरी का कॉस्ट है 1,50,000। अब यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 15,000, ठीक है, 15,000 निकला अभी। इसको हम लोग लेस करके हमारा अमाउंट कितना है, 1,35,000। तो ये फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी निकल गया। अब इसका वैल्यू कितना बचा फर्स्ट ईयर के बाद, 1,35,000। अब सेकेंड ईयर में भी हम लोग तो मशीन यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो डिप्रिशिएट होगा। तो डिप्रिसिएशन का रेट लेकिन 15 मतलब 10% ही है, तो 15,000 ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120,000।
अब जो वैल्यू रह गया मशीन का, वो कितने का वैल्यू रह गया, 1,20,000 का। मतलब हम लोगों ने क्या है यूज़ कर लिया उसका, 15,000 का, मतलब हम लोगों ने मशीन को यूज़ कर लिया। अब उसका वैल्यू मशीन का आ गया है कितना, 1,20,000। ठीक है, अब इसका डिप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे थर्ड ईयर का। सेम 1,20,000 से माइनस करेंगे 15,000, ये हमारा आ जाएगा वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू है मशीन का। ठीक है, तो आज के डेट पे 3 साल बाद उसका वैल्यू घट के 1.5 लाख से घट के क्या हो जाता है, 1,05,000 पे। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड था डिप्रिसिएशन का। ये बहुत ही मैंने छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में फुल फ्लेज सम्स करवाने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो इसको शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग बने रहे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, तो आप लोगों के लिए ही ईजी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहीं तक का है। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग, and stay tuned for my next video. Thank you.